जीवन जीने की कला भी ऐसी ही है अप्पा जी कि आपके पास कुछ चीजें हैं, हाँ। कुछ चीजें आपको पानी है, इन चीजों उसके से लिए प्रयासरत रहना होगा। बिल्कुल। रामायण में लिखा हुआ है, ज्यों ही के सत्य स्नेहु सो तो है मिले न कछु संदेह। माता पार्वती आशीर्वाद दी थी माता सीता को, जिससे आप प्रेम करते हैं वो आपको मिलेगा। मिलेगा। आप उसके लिए निरंतर प्रयास करते रहिए, नहीं मिलने का कोई औचित्य नहीं है, मिलेगा ही। बहुत सारी जगहों पर ऐसा देखा जाता है कि अगर किसी एक विद्यालय में एक क्लास में 40 बच्चे पढ़ रहे हैं, उन 40 के आंसर एक ही है। ये तो गलत है ना, ऐसा नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए? अरे भाई, एक एक एनसीईआरटी की बुक 20-20 लोग मिलकर लिखे हैं। एनसीईआरटी से बढ़ करके इस भारतवर्ष में कोई दूसरी पुस्तक नहीं है। एनसीईआरटी की विशेषता है बेटा कि यदि आप उसको 50 बार पढ़ेंगे तो 50 बार आपको नई चीजें मिलेंगी। आखिर एनसीईआरटी क्या चाहती है? क्रिएटिविटी चाहती है एनसीईआरटी। वो लिख रहा है कि आप बच्चों को एक 4 दीवारी में कैद करके रखिएगा तो बच्चा जो भविष्य चाहता है भारत नहीं बनेगा, नहीं बनेगा। उसको आप बाहर ग्राउंड में लेकर के जाइए, आप उसके सामने एक्टिंग करके दिखाइए, रोइए, गाइए, कूदिए, उछलिए। यदि कोई विद्यार्थी नहीं पढ़ रहा है तो उसमें दोषी 100% शिक्षक, विद्यार्थी दोषी नहीं। इसको लोग माने या नहीं माने, मैं मानता हूँ। हमको किसी बच्चे को प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ाना है। हाँ, प्रॉफिट एंड लॉस समझने के लिए पहले मार्केट समझना होगा। हम लोग को कहना है कि प्रॉफिट लॉस आप पढ़ाने के लिए जा रहे हैं तो उसको मार्केट समझना होगा। जी, मार्केट जाएगा, कुछ सामान खरीदेगा, लेकर के आएगा। सामान बेचने की बात करते हैं तो ठीक है, वो बेचेगा नहीं, लेकिन खरीद करके तो लाया है, बस इतनी सी बात बन जाती है। और सबसे बड़ी बात है ना जिसपे हम लोग अच्छा करते हैं, वो है एक्सरसाइज, प्रैक्टिस। क्योंकि किसी ने कहा है प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, तो हम इसको 100% अक्षरशः उतारते हैं सभी बच्चों को। हमने उनका अभी 12th फेल जो मनोज शर्मा थे, जो आईएएस बने हैं, तो उनका साक्षात्कार हो रहा था, तो वो बोले कि कम से कम 20 पेज प्रतिदिन लिखो। दुनिया में ऐसा कोई भी चीज नहीं है जो आपको नहीं मिलेगी, और सही बात है। प्रणाम आप सभी को, मैं निखिल प्रकाश आप सभी का स्वागत करता हूं सरस्वती रेजिडेंशियल स्कूल के पॉडकास्ट शिक्षा संवाद में। आज हमारे गेस्ट जो हमारे पॉडकास्ट में दूसरी बार आ रहे हैं, हमारे चेयरमैन सर और हमारे पिताजी। मैं आप सभी को इनसे मिलवाना चाहूंगा। एक पंक्ति है रामधारी सिंह दिनकर जी के द्वारा लिखी गई। कहते हैं कि सच है विपत्ति जब आती है, कायर को ही दहलाती है, सूरमा नहीं विचलित होते, क्षण एक नहीं धीरज खोते। हमने देखा है कि हर एक परिस्थिति को सहजता के साथ, सुंदरता के साथ झेलने की क्षमता पिताजी हमेशा ही दिखाते आए हैं। और हर एक कंडीशन, चाहे वो बच्चा परेशान हो रहा हो, बच्चा जो चाहता हो उसे नहीं मिल रहा हो, पेरेंट्स के साथ भी कई बार ऐसी दिक्कतें जो उनको चाहिए वो नहीं मिल पाती हैं, तो बहुत सारी परेशानियां उठती हैं। उन सभी परेशानियों में एक सूरमा की तरह खड़े होकर के उन सभी परेशानियों को रास्ते से हटाने का काम करते हुए पिछले 31 वर्षों से यह विद्यालय संचालित कर रहे हैं हमारे पिताजी। सर, बहुत बहुत स्वागत है पिताजी पॉडकास्ट में एक बार फिर से। पिताजी, आज का पॉडकास्ट जो हम लोग कर रहे हैं, इसमें ये जो अभी मैंने कहा आपको कि जैसे कभी भी विचलित नहीं होते, जैसे ऐसा क्या है जो आपको हर जगह पे पार्ट ऑफ सॉल्यूशन दिखता है? पॉजिटिविटी जब तक आपके अंदर नहीं रहेगा तब तक ऐसा नहीं होगा। तो मेरा सीधा सीधा सोच है कि भगवान ने जो भी काम हमको दिया है, हम उसको ईमानदारी पूर्वक करें। और जब आदमी को काम के अलावा जब कुछ दूसरा चीज नहीं दिखेगा तो उसके अंदर नेगेटिविटी नहीं आएगी। वो कहीं ना कहीं किसी न किसी तरह से हर गलत चीज में भी अच्छाई अपना निकाल लेता है। और हम वही प्रयास करते हैं कि जो भी पेरेंट्स हमारे यहाँ अपने बच्चों को दिए हैं कि भाई हमारे बच्चों को ठीक कर दिया जाए, पढ़ाया जाए। हमारा बच्चा कमजोर है, बहुत सारी उनकी समस्याएं होती हैं, और हम उसको हर संभव अपने सभी शिक्षकों के साथ मिलजुल करके, सभी शिक्षक के साथ एक साथ मिल करके मीटिंग कर करके, बातचीत कर करके, कि एक एक बच्चों को देख लिया जाता है कि इसको क्या जरूरत है, किस बच्चे को क्या जरूरत है। जैसे एक ही क्लास में 20 बच्चों का एडमिशन हुआ तो कोई जरूरी नहीं है कि 20 बच्चा एक ही तरह का है, 20 प्रकार का है। और आप एक ही विधि से उसको पढ़ाने का कार्यक्रम आप जब चालू करेंगे, स्टार्ट करेंगे, तो वो नहीं पढ़ पाएगा। किसी के साथ ऐसा समस्या है कि वो लिखना नहीं जानता है, किसी के साथ पढ़ना नहीं जानता है। तो देखना ये होता है कि
प्रत्येक बच्चे को टच करें, एक एक बच्चों को, कि वो उसकी स्थिति क्या है। यदि किसी विद्यार्थी को पढ़ने नहीं आ रहा है, उसका एडमिशन आपने किया 4 क्लास में, अब एक प्रश्न होता है कि आप एडमिशन 4 में कर क्यों लिए, तो उसके पीछे भी ये लॉजिक है कि 4 में करने के पीछे रीजन है कि विद्यार्थी का एज अधिक है, जहां भी पढ़ा हो किसी भी कारण से उसकी पढ़ाई ठीक ठाक से नहीं हो पाई है, अब हमारे पास आया है, तो हमारा उद्देश्य है कि जो हमारे पास आया है उसका हम नामांकन लेंगे, हम उसको पढ़ाएंगे। अब पढ़ाएंगे कैसे, अब यहाँ चुनौती वाली बात हो गई कि 4 क्लास का बच्चा है और उसको पढ़ने ही नहीं आ रहा है, तब हम लोग उसके लिए एक अलग सिलेबस का प्लानिंग करते हैं। इसको कैसे देखा जाए, उसके लिए एक अलग सिलेबस का प्लानिंग करते हैं कि जब ये लड़का पढ़ना नहीं जानता तो सबसे पहले इस विद्यार्थी को पढ़ने के लिए सिखाएं। तो पढ़ने के लिए सिखाते हैं, क्या क्या नहीं पढ़ने आता है, हिंदी पढ़ने नहीं आती उसको, इंग्लिश नहीं आ रहा, क्या तो देखा जाता है कि नहीं इसको हिंदी पढ़ने आ रहा है, नहीं इंग्लिश पढ़ने आ रहा है, लिखने नहीं आ रहा है। स्वाभाविक है, जिसको पढ़ने नहीं आएगा उसको लिखने कैसे आएगा। तो हम लोग उसको लेकर के चलते हैं कि इसको पहले पढ़ना सिखाया जाए। पढ़ना सिखाया जाए तो एक टेस्ट होता है, देख लिया जाता है कि कहाँ तक है। बिल्कुल पढ़ना नहीं जानता है तो उसको वर्णमाला से शुरू कर देते हैं, थोड़ा सा समय अलग दे करके कि भाई इसको अलग से कर लिया जाए, इसको वर्णमाला सिखाएं। अंग्रेजी नहीं जानता तो उसको अल्फाबेट से सिखाएं। तो मैथमेटिक्स नहीं जानता है तो उसको नंबर से सिखाएं। नंबर मतलब डिजिट से शुरू करते हैं, डिजिट और नंबर में डिफरेंस होता है। अब यही आपको पता है कि इसके साथ साथ हम लोग कंसेप्चुअल लेकर के चलते हैं, बच्चा को कंसेप्ट की जानकारी है। तो वो कब होगा, सबसे पहले वो पढ़ना जान जाए, लिखना जाने, पढ़ना लिखना जब समझेगा उसके बाद आप उसकी बात आती है उसको पढ़ाने की। तो पढ़ाई में होता क्या है कि हम लोग प्रयास करते हैं कि उसको कॉन्सेप्ट दें। कॉन्सेप्ट देने में थोड़ा समय जरूर लगता है, लेकिन उसके बाद लाभ ये होता है ना कि बच्चा पूछता कम है, उसको पूछने की जरूरत नहीं पड़ती है जब वो कॉन्सेप्ट समझ जाता है। कॉन्सेप्ट समझाने में जो आपको समय लगे, बस आपका मेहनत वहीं तक है। कॉन्सेप्ट जैसे ही समझता है बच्चा, उसमें विकास आपको दिखने लगेगा। आप किसी भी सब्जेक्ट में लेकर के चलते हैं, कॉन्सेप्चुअल एजुकेशन जब उसको देंगे तो वो अच्छा करेगा। तो जो विद्यार्थी बिल्कुल नहीं जानता है उसको हम लोग पहले पढ़ना सिखाते हैं। जब वो पढ़ना लिखना सीख जाता है, पढ़ना सीख गया, लिखना सीख गया, उसके बाद वो उसके क्लास के अकॉर्डिंग उसको जा करके वहां से स्टार्ट करते हैं कि अब इसको पढ़ाई हम आगे बढ़ाएं। सिलेबस जो है, अब सिलेबस की बात आती है ना, तो सिलेबस हमारा अपना जो है वो बना हुआ है, कहीं अलग से हम लोग नहीं बनाए हैं। 100% सीबीएसई के नॉर्म्स को फॉलो करते हैं। सीबीएसई, चूंकि हमारा विद्यालय जो है सीबीएसई से अपडेटेड है, तो ये कर्तव्य बनता है हमारा कि हमारा जो बोर्ड है जो हमें निर्देशित करता है, हम उस बोर्ड की बात को अक्षरशः फॉलो करें। सीबीएसई बोर्ड में सबसे पहले बात बताया गया है कि बच्चा को पढ़ने आना चाहिए। तो रीडिंग स्किल्स उसमें एक फाइल बनाया गया कि रीडिंग स्किल्स पे ध्यान दीजिए आप लोग। तो हम लोग उसमें सिलेबस में ही लिखे हैं, सबसे पहले चैप्टर को रीडिंग कराइए। अब रीडिंग कराइए तो आप ये कह सकते हैं कि तो किस क्लास तक रीडिंग कराइए, तो हम प्रयास किए कि 8 क्लास तक बच्चों को रीडिंग कराएं। 8 तक सबसे पहले रीडिंग कराइए। रीडिंग के साथ यदि छोटा बच्चा है तो पहले रीडिंग करा लें एक बच्चों से, एक पैराग्राफ। अब सभी बच्चे उंगली रखेंगे, उसको समझेंगे। टीचर का काम है समझाते जाना। चूंकि जो बुक उसको पढ़ने नहीं आएगा, जैसे इसमें एक बड़ी बात होती है ना कि बच्चा शुद्ध बोलेगा तभी वो शुद्ध लिखेगा। जब वो अशुद्ध बोलेगा तो स्वाभाविक है कि अशुद्ध ही लिख देगा। तो पहला मकसद होता है कि उसको पढ़ने आए। तो जैसा पढ़ेगा, जैसा वो बोलेगा वैसा लिखेगा। तो मकसद होता है कि वो उसको बोलना सिखलाए। तो बोलना क्या है, तो जो कहीं से अलग से नहीं जाना है, बुक में जो लिखा हुआ है ना बस उसको पढ़ाइए। तो हम लोग यही करते हैं बच्चों, हम लोग एक साथ जितने भी हमारे शिक्षक हैं सब लोग मिलकर के, सभी लोगों के साथ मीटिंग जो होती है उसमें हम लोग यही करते हैं कि नहीं, उसको जो बुक में लिखा हुआ है एक एक अक्षर उसको पढ़ा दीजिए। सबसे पहले पढ़ाएंगे, छोटे क्लास में पढ़ाते हैं। पढ़ाने के बाद उस चैप्टर को फिर एक्सप्लेनेशन करते हैं और उसमें जितनी सारी चीजें दी गई हैं, जैसे पढ़ाते गए और साथ साथ उसका कठिन वर्ड्स दिए, जितने भी कठिन शब्द है वो कराए। कठिन शब्द कराए तो फिर उसका शब्दार्थ करा दिए। जैसे अब देखिएगा क्लास में हम गए हुए थे, उसमें हिंदी के टीचर हमारे उस दिन एब्सेंट थे। हम बच्चों से बोले क्या पढ़ना है जी, तो बोला कि हमको मिर्च का मजा पढ़ना है। बोले वेरी गुड, चलिए मिर्च का मजा पढ़ाते हैं। तो मिर्च का मजा उसके चैप्टर का नाम था। तो नहीं, मिर्च का मजा था या मिर्च का मजा था, मिर्च का मजा वो पढ़ा दिए थे एक क्लास में। इसके बाद में
उसको जब पढ़ाने के लिए गए तो हमारा सबसे पहला उद्देश्य यह था कि इस चैप्टर को इसको पढ़ने आए। तो पढ़ने कैसे आएगा, तो हम खुद पढ़े और बच्चों को पढ़ाए। अपने साथ साथ ये एक जिस तरह से हिंदी रिदम के साथ पढ़ाई होती है उस तरह से उसको, चूंकि वो कविता था उस तरह से उसको पढ़ाए। एक काबुली वाले की कहते हैं लोग कहानी, तो काबुली वाले, अब यहाँ मामला देखिएगा डिस्टर्ब होता है। अब बच्चों को काबुली वाले लिखने आना चाहिए, ठीक है। काबुली वाले तो लिखवाए बोर्ड पे काबुली वाले, उसको बोले कि आप इसको 2 बार 4 बार 5 बार सब। काबुली वाले किसको कहते हैं, काबुली बेचता उसको काबुली वाले कहते हैं। दूध वाले किसको कहते हैं, जो दूध बेचता उसको दूध वाले कहते हैं। उस तरह 2 4 5 उदाहरण दिया गया। सब्जी वाले किसको बोलते हैं, जो सब्जी बेचता उसको सब्जी वाले कहते हैं। तो जो भी शब्द आता है उस तरह का तुकबंदी वाले शब्द का प्रयोग किया जाता है, वो शिक्षक को बताया गया है और हमारे शिक्षक उसी तरह से करते हैं। सब लोग उन चीजों को, एक शब्द बताने से वो सीखेगा नहीं, तो 2 4 5 10 जितना अधिक से अधिक करा सकते हैं करा दीजिए। तो ये तो छोटे बच्चों का हो गया कि आप उसको सबसे पहले उसको रीडिंग कराएं, रीडिंग के बाद उसको कठिन शब्द जो शब्द आया, क्योंकि कठिन शब्द भी सभी बच्चों का अलग अलग होगा। जी बिल्कुल। जैसे बहुत जगह देखेंगे आपकी बच्चों बुक्स में रहता है कि कुछ कठिन शब्द का लिखा हुआ था, शब्द चुनाव, लेकिन वो एक स्टैंडर्ड बना कर रखा हुआ है कि इतना शब्द जो है बच्चों को नहीं आता होगा। लेकिन हमारे पास जो बच्चे हैं उसमें कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जिनको और भी कुछ ऐसे शब्द हैं जो नहीं आता है। तो हम लोग बोलते हैं कि नहीं, विद्यार्थी से पूछते जाइए कि उसको कौन कौन से शब्द में प्रॉब्लम है, जो भी उसका शब्द प्रॉब्लम है उसको बता दीजिए, उसका शब्दार्थ करा दीजिए। ये छोटे बच्चों की बात हो गई। अब बड़े जो, जैसे आपको पता है कि 8 क्लास तक हम लोग रीडिंग कराते हैं, तो रीडिंग कराते हैं 8 क्लास तक, तो उसमें होता है कि साथ साथ हम लोग एक्सप्लेनेशन करते जाते हैं, बिल्कुल उसी समय। और छोटे बच्चों में एक्सप्लेनेशन बाद में करते हैं, रीडिंग पहले करा लेते हैं। रीडिंग कराए, इसके बाद एक्सप्लेनेशन किए, फिर वर्तनी कराए, सब सब्जेक्ट, सभी सब्जेक्ट। मैथमेटिक्स में भी वर्तनी होता है। आप बोलेंगे ऐसा कैसे होता है, हार्डवर्ड मैथमेटिक्स में उसमें भी हार्डवर्ड होता है। हम लोग कहते हैं कि ये भी नहीं जानता है बच्चा, आप इसको भी बता दीजिए। जैसे कि कल परसों हम लोग डिस्कस कर रहे थे जी, आप एक बात बोले कि जैसे मान लो कि हमको किसी बच्चे को प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ाना है, हम लोग का डिस्कशन इसी चीज पे चल रहा था। तो आप बोले कि इसका एक सटीक उदाहरण है, सबसे अच्छा एग्जांपल अगर हम ये कह सकते हैं तो कह सकते हैं कि प्रॉफिट एंड लॉस समझने के लिए पहले मार्केट समझना होगा। बिल्कुल, जैसे हम लोग पढ़ाते हैं तो मुझे यही बोले कि प्रॉफिट लॉस यदि बच्चा को समझना है, जैसे प्रॉफिट लॉस बेसिकली 5 क्लास में पढ़ने के लिए सिलेबस में दिया हुआ है, तो हम लोग को कहना है कि प्रॉफिट लॉस आप पढ़ाने के लिए जा रहे हैं तो उसको मार्केट समझना होगा। जी, मार्केट जाएगा, कुछ सामान खरीदेगा, लेकर के आएगा। यदि वो सामान बेचने की बात करते हैं तो ठीक है, वो बेचेगा नहीं, लेकिन खरीद करके तो लाया, बस इतनी सी बात बन जाती है। जैसे वो मार्केट गया, पेन खरीद, जैसे हमारे लिए पेन खरीद करके आप लाए थे, तो आप मार्केट गए, अब मार्केट गए तो पेन खरीद कर लाए, तो दुकानदार तो पेन बनाता नहीं है, पेन बनाने वाली कोई कंपनी अलग है। बिल्कुल, जैसे ये पार्कर की पेन आपने मुझे गिफ्ट किया था, तो ठीक है, तो कंपनी पार्कर है, पार्कर वाले से जिस दुकान से आप लेकर के आए वो उससे खरीदे। अब इस पेन का कीमत आपसे बेचा वो 5,000 में, जहां तक हमको याद है, तो 5,000 रुपए की 5,000 रुपए में आपसे बेचा। अब हम लोग विद्यार्थी को यह बताते हैं कि 5,000 रुपए में हम खरीद करके लाए, तो हमारे लिए वो कॉस्ट प्राइस है, बिल्कुल, लेकिन दुकानदार के लिए वो सेलिंग प्राइस है। क्योंकि दुकानदार कहीं से खरीद करके लाया होगा तो वो कितना में खरीद कर लाया वो तो मैं जानता नहीं हूँ, तो जितना में भी लाया होगा उसके लिए कॉस्ट प्राइस वो हो गया। विद्यार्थी कंफ्यूजन नहीं होता है, उसको लगता है कि कॉस्ट प्राइस कौन सा, हम जितने रुपए में खरीद करके लाए तो मेरे लिए कॉस्ट प्राइस ये है, और दुकानदार के लिए कॉस्ट प्राइस कुछ और होगा, क्योंकि जितने में लाया उतना में तो वो बेचा नहीं, या यदि बेच भी दिया उतने में तो उसको सेलिंग प्राइस भी वही हुआ और कॉस्ट प्राइस भी वही हुआ। तो जब तक वो मार्केट नहीं जाएगा तब तक इसको समझेगा नहीं। अब देखिए इसमें क्या होता है, अभी तक आप देखते होंगे ना, टीचर्स जाते हैं पढ़ाने के लिए तो ऐसा करते हैं कि लिखते हैं कि प्रॉफिट इज इक्वल टू व्हाट जी। तो थोड़ा सा यहाँ मैं अलग हूँ, मेरे कहने का मतलब है कि आप किसी भी तरह का, जैसे हम लोग के यहाँ जो शिक्षक पढ़ाते हैं, जितने भी टीचर्स हैं, तो हमारे यहाँ ऐसा होता है कि आप प्रॉफिट इज इक्वल टू कुछ नहीं, वो नहीं लिखने की जरूरत है, आप उसको बताइए। अब कोई जैसे ये कलम खरीद करके लाया गया 5,000 रुपए, मान लीजिए कि ये कलम किसी और को चाहिए, उनका कहना है कि सर हमको दे दीजिए पैसा, आप जो ले लीजिए, हमको दे चाहिए, प्रेम से आदर से जैसे भी हो हमको चाहिए सर। एक ऐसा भी हो सकता है कि ठीक है बिल ले जाओ, बोला कि नहीं सर आप हमको, आप जो बोलेंगे हम दे देंगे, हमको दीजिए। ठीक है, चलिए ठीक है दे दीजिए।
तो भाई हम कहेंगे कि भाई आप ऐसा करो कि हमको 5100 रुपये दे दो, हम 5000 में खरीदे थे, 100 रुपये अधिक लेंगे तुमसे, हमको 5100 रुपये दे दो। ये खरीद बिक्री हम नहीं कर रहे हैं, हम बच्चों को समझाने रहे हैं कि बेटा 5000 रुपये में हम इसको लाए थे, 5100 रुपये में आपको दिया, तो 5000 रुपया मेरे लिए क्या हुआ? स्वाभाविक है कि हम इसको खरीद कर लाए, 5000 रुपये मेरे लिए कॉस्ट प्राइस हुआ, तो 5000 रुपया कॉस्ट प्राइस हो गया और 5100 रुपया सेलिंग प्राइस हो गया। अब विद्यार्थी से आप पूछते हैं कि आप बताइए कि आपको प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ? ऑटोमेटिक बताया कि प्रॉफिट। बिल्कुल, ये स्वाभाविक तौर पर है। बट नेचुरल वो बोलता है कि सर प्रॉफिट होगा। अब यहाँ पर ये होता है, हम लोग कहते हैं कि तो प्रॉफिट कितना हुआ जी, तो बोलता है 100 रुपया। हम बोलते हैं हम सेटिस्फाइड नहीं हुए। 100 रुपया कैसे हुआ, क्या किए कि 100 रुपया आ गया? अब ये कठिन चीज है जी। जैसे जो बड़े लोग सुनेंगे इस चीज को तो उनको लगेगा कि ये क्या बोल रहे हैं, तो ये छोटी सी बात है। ये छोटी बात नहीं है, क्योंकि हम जिस बच्चे की बात कर रहे हैं वो बच्चा 5 क्लास में पढ़ रहा है, उसका उम्र 10 साल है। तो 10 साल के बच्चा ये समझ रहा है कि सर 5000 में खरीद कर लाए थे, 5100 में हमको दे दिए, तो 100 रुपया सर को लाभ हो गया। लेकिन उसको ये बताना, यही कॉन्सेप्ट क्लियर करना होता है कि 100 रुपया हमको कैसे हुआ, क्या किए। उसमें से कोई विद्यार्थी, एक न एक विद्यार्थी आपको जरूर बताएगा कि हम इसको सर ज्यादा घटाए हैं। किसमें से किसको घटाए? तो सर 5100 में से 5000 को घटाए। यदि नहीं बताया तो हम लोग बताते हैं कि 100 रुपए कहां से आया। 5100 क्या था? 5100 सेलिंग प्राइस था। तो प्रॉफिट इज इक्वल टू, अब लिखो सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। तो सेलिंग प्राइस 5100 और कॉस्ट प्राइस 5000, मतलब 5100 और इधर 5000, प्रॉफिट हो गया हमको 100 रुपए। अब उसको फॉर्मूला याद करने की जरूरत नहीं है, वो फॉर्मूला जिंदगी में कभी नहीं याद करेगा, क्योंकि उसको अब समझ में आ गया कि प्रॉफिट हमको तभी होगा जब हमारा सेलिंग प्राइस अधिक होगा और कॉस्ट प्राइस कम होगा। ये कॉन्सेप्चुअल एजुकेशन इसको कहते हैं। और हम लोग प्रयास करते हैं कि विद्यार्थी को ऐसे ही समझाया जाए, उसको रटवाने की जरूरत नहीं है कि प्रॉफिट इज इक्वल टू एसपी माइनस सीपी, प्रॉफिट इज इक्वल टू एसपी माइनस सीपी। वो 10 बार लिखे, 20 बार रटे और परीक्षा हॉल में जाए तो वो भूल जाए कि अब क्या करना है। तो ये कॉन्सेप्ट के बगैर दिक्कत होती है। तो हम लोग प्रयास करते हैं कि बच्चों को कॉन्सेप्चुअल एजुकेशन दें हर सब्जेक्ट में, सभी सब्जेक्ट में। अब जैसे खास तौर पर आप देखिए कि विद्यार्थी को हम लोग पढ़ाते हैं पेरीमीटर जी। अब जैसे रेक्टेंगल का पेरीमीटर पढ़ाए, आपको ये स्क्वायर का पेरीमीटर उसको पढ़ाने जा रहे हैं। तो पेरीमीटर होता क्या है? पेरीमीटर वो सब लोग जानता है कि रेक्टेंगल का पेरीमीटर इज इक्वल टू 2 × L + B, बट व्हाई? फॉर्मूला क्यों है? बिल्कुल फॉर्मूला थोड़ा, लेकिन अब थोड़ा देर के लिए समझिए कि वो भूल गया जी। भूल सकता है ना, एकदम भूल सकता है। जैसे हम लोग भी भूल जाते हैं, अभी भी बहुत सारी बातें ऐसी हैं कि हम लोग भूलते हैं। तो अब उसको वहां पर कॉन्सेप्ट देने की जरूरत है। पेरीमीटर मतलब क्या हुआ भाई? पेरीमीटर मतलब होता क्या है? सबसे पहले बताए, परिमाप, बाहरी माप, किसी भी फिगर के आउटसाइडर बाउंड्री का जितना वो लेंथ है, द टोटल लेंथ ऑफ एनी फिगर इज कॉल्ड पेरीमीटर। सिंपल लैंग्वेज में कोई भी फिगर हो, किसी भी तरह का फिगर हो। अब उसको रेक्टेंगल वगैरह वो तो बाद की चीज है, बाद में बताते हैं। तब आती है बात कि नहीं भाई सबसे पहले रेक्टेंगल बताएं, स्क्वायर बताएं, क्योंकि पॉलीगन जब हम लोग पढ़ाते हैं तो यही बताते हैं। रेक्टेंगुलर फील्ड के बारे में बताएं। रेक्टेंगुलर फील्ड तो बाद में आता है, पहले वो रेक्टेंगल जाने किसको कहते हैं, तो रेक्टेंगल बताते हैं। रेक्टेंगल बताए, उसके बाद में बोले कि भाई इसको 2 × L + B हुआ कैसे। रेक्टेंगुलर फील्ड का या रेक्टेंगल का डिफिनीशन बताया गया है कि उसके सामने सामने की जो है साइड्स है वो इक्वल होता है, समानांतर भुजाएं बराबर होती है। मकसद है कि अब कुछ लोग ये भी बोलेंगे, ऐसे बोलते हैं कुछ लोग कि आप इंग्लिश मीडियम स्कूल चला रहे हैं, इसमें हिंदी में क्यों बतलाए? उसके पीछे भी लॉजिक है कि अब हमारे पास जितने बच्चे हैं, हमारा मकसद उसको सिखाना है। लिखता वो बेशक बिल्कुल इंग्लिश में ही है, लेकिन हम कंप्लीट इंग्लिश में जब बोलेंगे तो मैक्सिमम बच्चे इस बात को समझ नहीं पाएंगे। हमको समझाना है, कॉन्सेप्ट देना है, तो हम उसको बोले कि आमने सामने की भुजा। अब जैसे कि हमारे यहाँ एलईडी लगा हुआ है, एलईडी में देखिए ऊपर वाला और नीचे वाला बिल्कुल बराबर होगा, एक बराबर। राइट साइड और लेफ्ट साइड वो भी बिल्कुल बराबर है। ये एक रेक्टेंगल है, ये रेक्टेंगल है। तो रेक्टेंगल में क्या करेंगे, हमको चाहिए चारों तरफ उसका लंबाई कितना है, तो जो इधर होगा वही उधर होगा, जो नीचे होगा वो ऊपर होगा। तो कितना हुआ, तो 2 लंबाई हो गया और 2 चौड़ाई हुआ। और दोनों को हमको, चूंकि ये पेरीमीटर नहीं कहता कि द टोटल लेंथ, तो टोटल लेंथ तो 2 लंबाई और 2 चौड़ाई को ऐड किए, 2 कॉमन हो गया और लंबाई और चौड़ाई बच गया।
तो उसको हम लोग बोलेंगे तो इधर लिख दो और L प्लस बी हो गया, L मतलब लेंथ, B मतलब ब्रेथ, तो 2 इंटू L प्लस बी हुआ। तो ये कॉन्सेप्ट जब तक वो धरती पर जिंदा रहेगा तब तक उसको याद रहेगा, उसको रटने की जरूरत नहीं है 2 इंटू L प्लस बी, वो भूल भी जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, वो विद्यार्थी अपना काम करेगा। तो बेसिक तौर पर, खास तौर पर यह ध्यान दिया जाता है कि बच्चा को कॉन्सेप्चुअल एजुकेशन दें। थोड़ा कष्ट होता है, मेहनत करना पड़ता है, लेकिन उसी समय उसके बाद बच्चों के पास कम फॉल्ट नहीं होता, फॉल्ट बहुत कम होता है। फॉल्ट उसी को होता है जिसका थोड़ा सा वो अंडरस्टैंडिंग प्रॉब्लम है, तो उस पर काम कर लिया जाता है, अलग से बैठा करके उसको बता दिया जाता है कि आप इसको चेक करें, देखें कहाँ दिक्कत है, कौन सा लैंग्वेज नहीं समझ में आया, कोई ऐसा वर्ड्स आ जाता है जो नहीं समझता है, उसको हम लोग एक एक कर करके बता देते हैं, आइए बताते हैं, जो दिक्कत है उसको सॉल्व करते हैं, ऐसे करते हैं। बिल्कुल। इस बार के जो हम लोग एडमिशन वाला जो टेस्ट चल रहा था, जैसे इसी टॉपिक को एक बार फिर से निकालते हैं। जैसे एक क्वेश्चन क्लास 6 या 7th के एडमिशन वाले क्वेश्चन में था कि एक रेक्टेंगल है जिसका पेरीमीटर इतना दिया हुआ है, जो कि बराबर है एक स्क्वायर के पेरीमीटर के। यस, ठीक है। और पेरीमीटर का एक साइड दिया हुआ था, मतलब 90% बच्चों ने क्वेश्चन गलत बनाया। यही कारण है कि उसके पास कॉन्सेप्ट का ज्ञान, कॉन्सेप्चुअल एजुकेशन नहीं पाया है। जैसे मैथमेटिक्स में, मैथमेटिक्स जैसे ऐसा समझा जाए कि जितना भी सब्जेक्ट है ना, सबसे इजी सब्जेक्ट होता है मैथमेटिक्स। और आगे बात कॉन्सेप्ट समझ में आए। मैथमेटिक्स में सब कुछ दिया हुआ रहता है, क्वेश्चन में सारा कुछ दिया रहता है, कोई एक चीज नहीं है। अब कोई एक चीज नहीं है तो उसको पाने के लिए क्या क्या करना पड़ेगा। अब वही ये स्किल काम करता है कि हमारे पास क्या क्या है। तो साफ साफ शब्दों में हम लोगों के यहाँ बताया जाता है कि सबसे पहले गिवन, क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन पढ़िए और उसमें जो जो चीज दिया हुआ है उसको लिखिए, और आपको क्या नहीं है वहां लिखिए व्हाट, और अब आप अप्लाई कीजिए कि हम इसमें क्या करें कि हमको वो चीज मिलेगा, और मिल जाता है। जीवन जीने की कला भी ऐसी है पाजी कि आपके पास कुछ चीजें हैं, कुछ चीजें आपको पानी है, इन चीजों उसके लिए प्रयासरत रहना होगा। बिल्कुल। रामायण में लिखा हुआ है, ज्यों ही के सत्य से नहीं सो तो है मिले न कछु संदेह। माता पार्वती आशीर्वाद दी थी माता सीता को, आपसे जिसको प्रेम है, जिससे आप प्रेम करते हैं, वो आपको मिलेगा, मिलेगा। आप उसके लिए निरंतर प्रयास करते रहिए, नहीं मिलने का कोई औचित्य नहीं है, मिलेगा ही। सर क्या चाहते हैं? सर का प्रेम कहाँ? हमारा तो प्रेम बस विद्यालय प्रेम है। एक एक बच्चा, जो बच्चा आया है, जिस चीज के लिए आया है, उसको 100% मिले, पॉइंट में भी उसको कमी ना मिले, इसी के लिए लगातार प्रयासरत हूँ, लगे हुए हैं सारे, पूरा टीम लगा हुआ है, इसलिए सब लोग लगे हुए हैं, नहीं किसी भी विद्यार्थी को कोई कमी नहीं रह जाए। हम लोग बाकी जगह आप सुनेंगे कि पीटीएम चलता है, हम तो डायरेक्ट ये पेरेंट्स डायरेक्टर मीटिंग करते हैं, मैं बैठा रहता हूँ, आप आइए हमसे बताइए क्या समस्या है, और उन समस्याओं पर हम लोग मिल बैठ करके, सब लोग एक साथ बैठ करके उस समस्या को खत्म कर लेते हैं। समय निर्धारित है 10 से 1:30 बजे के बीच। थोड़ा सा कंसेंट देना जरूरी हो जाता है, फिर दिक्कत होती है कि आप कह दे रहे हैं कि आप हैं तो दिन भर नहीं मिल सकते, क्योंकि आपके पास और भी काम है, ये सब जो आप कर रहे हैं बिल्कुल देखने का। तो और बताइए क्या जानकारी चाहिए। इसके बाद बाजी, जैसे कि मान लीजिए कि हम लोग बात करते हैं ना सिलेबस, हमेशा ये बात हो रही है कि कंसेप्ट की बात कर रहे हैं हम लोग, सिलेबस की बात कर रहे हैं हम लोग। हम बस ये समझना चाह रहे हैं कि जैसे आप सुबह 5:30-6 बजे आप विद्यालय में होते हैं, आपका हॉस्टल का बच्चा जैसे नीचे रेडी होकर के आता है तब तक आप पहुंच जाते हैं, जिस दिन आप यहाँ नहीं होते, वरना आधे दिन तो आप रहते हैं, आधे दिन हमको मिलता है मौका तो हम रहते हैं, और जिस दिन आप नहीं होते हैं उस दिन भी आप सुबह 5:30 बजे आ जाते हैं, रात में 9 बजे तक हैं यहाँ। मतलब ऐसा क्यों है कि ये सिर्फ आपके साथ है, और मतलब इतना जुड़ाव क्यों है? ठीक है, आपका ये बनाया हुआ, आप बहुत वर्षों से मेहनत किए जा रहे हैं, और हम हमेशा ये कहते भी हैं कि आप मेहनती हैं, आप चाहते हैं, लेकिन क्यों नहीं ऐसा होता है कि आप थोड़ा काम और कम कर सकते हैं? आप जी काम तो काम है, और बताया गया है कि जब तक शरीर साथ देता है, जब तक शरीर ठीक रहे, तब तक इंसान को काम करना चाहिए, और काम से प्रेम होना चाहिए। जैसे हमको काम के अलावा किसी दूसरे चीज से प्रेम नहीं है, हमको काम से प्रेम है,
और हम सभी को कहते हैं, आपको भी बोलते हैं कि काम से प्रेम होना चाहिए और काम से प्रेम करना चाहिए आदमी को, क्योंकि भगवान सबको अलग अलग काम दिए हैं। हमको भी कुछ विशेष चुने होंगे, हमको ये काम मिला करने के लिए, और हम लोग काम भी कई प्रकार का है। अब जैसे हमारा काम है, ये काम जो है देश का भविष्य है, बहुत बड़ा दायित्व है। हाँ बिल्कुल, ये देश के भविष्य को बनाने में हम लोग काम में लगे होंगे, और इस काम में कटौती नहीं होनी चाहिए। तो जितना हो सकता है, जितना कर सकते हैं करेंगे, करते रहेंगे। आप क्या चाहते हैं? जैसे मान लीजिए कि आपके यहाँ के कुछ शिक्षक क्लास में जा रहे हैं, जैसे अभी आपने बताया कि भाई आप जाइए क्लास में तो पहले रीडिंग डलवा दीजिए, शब्दावली करा दीजिए, अभ्यास करा दीजिए, ये सारी बातें ठीक है पिताजी, लेकिन जैसे मान लीजिए कि आप बच्चों को कितनी आजादी देते हैं अपने शब्दों में आंसर लिखने की, या फिर ये तो स्पष्ट निर्देश है कि आप आंसर नहीं लिखवा सकते हैं। मतलब शिक्षक आंसर नहीं, शिक्षक ब्रीफ कर सकते हैं, शिक्षक बता दें ऐसे लिखा जा सकता है, बच्चा लिखता है। ऐसा क्यों होता है कि नाम नहीं लेंगे, मगर बहुत सारी जगहों पर ऐसा देखा जाता है कि अगर किसी एक विद्यालय में एक क्लास में 40 बच्चे पढ़ रहे हैं तो उन 40 के आंसर एक ही है। ये तो गलत है ना, ऐसा नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए? बच्चे की अपनी क्रिएटिविटी खत्म हो गई ना। जैसे अभी नई शिक्षा नीति में कई राज्यों में लागू होने वाला ओपन बुक सिस्टम। अब ओपन बुक सिस्टम में कि क्वेश्चन आपको मिल जाएगा, बुक मिल जाएगा, बट आप डायरेक्ट आंसर नहीं लिख सकते जो बुक में है, क्योंकि आपकी क्रिएटिविटी खत्म हो गई। आप उससे देख करके लिख दिए। आंसर यदि हम लिखवा दिए किसी भी प्रश्न का, तब तो आप आंसर लिखवा दिए, आप में अपने से लिखने की कहाँ कला डेवलपमेंट हुआ? वो तो डेवलप नहीं हो पाया। वो तब होगा जब आप लिखेंगे। जैसे एक जगह हम जब पढ़ाई करते थे ना, उस समय हमारे साथ जो बच्चे पढ़ते थे, तो कुछ बच्चे दूसरे जगह जाते थे पढ़ने। हम लोग तो गवर्नमेंट स्कूल में पढ़े थे, और वो बच्चा उस समय भी गवर्नमेंट पढ़ता था लेकिन दूसरे विद्यालय में जाता था। तो उस समय हम लोग लगता है कि 5 या 6 में पढ़ रहे थे, 5-6 में पढ़ते थे, तो उसको मेरा लक्ष्य पे उसको लिखने के लिए मिला था। उसमें उसके मास्टर साहब क्या किए थे कि मेरा लक्ष्य पे लिखवा दिए थे कि मेरा लक्ष्य जीवन में डॉक्टर बनना। तो सब बच्चा तो करीब 45-47 बच्चे थे, सब ने लिखा था कि मेरा लक्ष्य डॉक्टर बनना। ये तो गलत हो गया ना। हमारा लक्ष्य शिक्षक बनना है, आपका लक्ष्य शिक्षक बनना है, उनका लक्ष्य कुछ और है, किसी और बच्चे का कुछ और हो सकता है, किसी का इंजीनियर है, किसी का डॉक्टर है, किसी को फार्मर बनना है, बहुत सारा लक्ष्य है ना। तो आप एक बताइए कि ऐसे लिखना है। लक्ष्य सबका अलग अलग हो सकता है और सब अपने अकॉर्डिंग लिखेगा। जी, जैसे आप कहते हैं कि किसी भी क्लास में, जैसे मान लीजिए 8-9 में बच्चा है, उसके पास 10th बोर्ड में 2-3 साल समय है, लेकिन आप कहते हैं कि कोई भी बच्चा जिसको पढ़ने समझने बेसिक आ रहा है, उसका एडमिशन ले लिया जाए। तो आप जो हमारा सपना है कि सब बच्चा 90% हो जाए, मगर 2 साल में कैसे 30% वाले बच्चे को 90% तक ले जाएंगे, कैसे करेंगे? फिर ये तो मतलब बहुत ज्यादा कठिन काम लेने वाली बात है। और आप कैसे कर रहे हैं, कैसे किया जाए? आप जो चिंता कर रहे हैं वो ठीक है, चिंता किया जा सकता है, लेकिन आपको अपने विद्यालय में इसको चिंता करने की जरूरत नहीं है। उसके पीछे सबसे बड़ी बात यह है कि जब सब लोग छोड़ देगा, जैसे 8 क्लास में वो फेल कर गया, 9th में जाना चाहिए था, नहीं गया, फेल कर जाने के बाद तो कहेंगे लोग कि नहीं हम नहीं पढ़ाएंगे जी, जाओ। तो बच्चा क्या करेगा, कहाँ जाएगा? या तो वो पढ़ाई छोड़ दे, नहीं तो फिर से बेचारा 8 क्लास में पढ़े। मेरा कहना है कि आप यदि उसको पढ़ने लिखने आ रहा है तो आप उसको 9 क्लास में रखिए। अब पढ़ाइएगा कैसे? 90% वो कैसे लाएगा? उसके पीछे रीजन है, पढ़ाने का तरीका अपने विद्यालय का ऐसा है कि वो भी बच्चा 90% पे पहुंचेगा। सपोज दैट 9 क्लास में गया और उसको 9 क्लास में पढ़ना है केमिकल रिएक्शन। अब केमिकल रिएक्शन पढ़ना है और वो किसी केमिकल रिएक्शन के बारे में बिल्कुल नहीं जानता, यहां तक कि वो एलिमेंट नहीं जानता है। तो हमारी विशेषता यही है कि हम लोग 0 से शुरू करते हैं। केमिकल रिएक्शन जानने के पहले उसको क्या क्या चीज जानना चाहिए जो वो नहीं जान पाया है किसी भी कारण से। तो जब हम लोग वहां से स्टार्ट करेंगे तो स्वाभाविक है कि इतना भी कमजोर बच्चा है तो वो सीखेगा। जिसको पढ़ने और लिखने आ रहा है या समझने आ रहा है बिल्कुल सीखेगा। हाँ, सबको सीखेगा। सर्कल पढ़ने के लिए गया मैथमेटिक्स में, आप 5 क्लास का सर्कल स्टार्ट कीजिए।
जहां से स्टार्ट होता है सर्कल कहते किसको, एक डॉट देके एकदम बिल्कुल डॉट क्या है, सेंटर है, सेंटर से शुरू कीजिए आप, सेंटर है, रेडियस है, डायमीटर है, सारा चीज उसको बताइए। 2 पीरियड आपको अधिक लगेगा, लेकिन 9 का सबसे कमजोर बच्चा भी बढ़िया से सर्कल पढ़ेगा। अब पढ़ता है, मेहनत करना पड़ेगा उसके ऊपर कि आप उसको 0 से स्टार्ट कर दीजिए। तो हमारे यहाँ सारा सब्जेक्ट 0 से ही स्टार्ट होता है, चाहे वो किसी भी क्लास में। 2, 4, 5 पीरियड मेरा एक्स्ट्रा जाता है, उसमें हमारे सारे बच्चे ठीक हो जाते हैं। जैसे कैसे मैनेज करते हैं फिर ये टाइम पर सिलेबस खत्म करना, और मतलब कैसे होता है? टाइम के पहले सिलेबस खत्म हो जाता है। सिलेबस ही कितना है तो भाई लोग कहते हैं कि बहुत बोझ है बच्चों के ऊपर भाई। लोगों का कहना जो भी हो, लेकिन हमारे यहाँ तो मैथमेटिक्स 4-5 बार खत्म होता है। आप ज्यादा पढ़ा देते हैं, बच्चे दबाव में रहते हैं। हाँ नहीं, बच्चे बिल्कुल फ्री होते हैं जी, आप जहां से पूछिए जवाब देंगे। जैसे अभी 1 महीना हुआ है और 3 चैप्टर हमारे मैथमेटिक्स में खत्म हो गया। 4थे चैप्टर में हम लोग इन किए हुए हैं, 1-2 चैप्टर का टेस्ट भी हो चुका है। भाई ये टेस्ट, चैप्टर वाइज टेस्ट कैसे संभव है? मतलब चैप्टर वाइज टेस्ट लेने के पीछे वही रीजन होता है कि जब चैप्टर पढ़ा करके आप चैप्टर टेस्ट लेते हैं, चैप्टर वाइज टेस्ट लेते हैं, तो उसमें कुछ बच्चे निकल करके आते हैं कि इनको प्रॉब्लम रह गया। क्योंकि बच्चों में एक आदत होती है ना कि वो बताना नहीं चाहते हैं कि हमारा इस कतरा से क्या है, कतरा, कोई भी कतराता। जब हम लोग भी बच्चे थे तो थोड़ा सा इससे भागते थे, सर क्या बोलेंगे, मेरा सहपाठी है वो क्या सोचेगा, अरे इसको इतनी छोटी सी चीज नहीं आती है। तो जिन चीजों से हम लोग गुजरे हैं, जो समस्याएं हम लोगों के साथ है, वो समस्या अभी के बच्चों के पास होगा, आने वाले बच्चों के पास भी होगा, आप लोगों के पास भी हुआ होगा। अब बच्चा पूछने से कतराता है, हम लोग उसको बोलते हैं कि आप पूछो, अधिक से अधिक पूछना सीखो। जब तक पूछिएगा नहीं तब तक आप सीखेंगे नहीं। तो टेस्ट इसीलिए लिया जाता है चैप्टर सब। जैसे अभी 9 क्लास में टेस्ट हुआ है जी, 9 क्लास में फर्स्ट चैप्टर है, उसमें चैप्टर का नाम है रियल नंबर। रियल नंबर पढ़ाई हो गया, उसका टेस्ट लिया गया। टेस्ट लिया गया है, उसमें से 10-12 बच्चे ऐसे हैं जिनका नंबर कम आया है। तो ये प्रमाणित हुआ कि इनको फिर से पढ़ाने की जरूरत है। तो हमने उनको बोला कि आप फिर से पढ़िए। टीचर से बात हुई, बोले कि फिर से एक बार देखते हैं, फिर से इसको पढ़ाएंगे। फिर से पढ़ाने के बाद उनको फिर से काम करने के लिए दिया गया है, पुनः टेस्ट होगा और मैं उम्मीद करता हूँ कि बेहतर है। तो ये कारण है कि बच्चे अच्छा कॉन्सेप्ट पे ध्यान दिया जाता है और स्टार्ट किया जाता है 0 लेवल से। ये नहीं देखना है कि वो बच्चा 9 क्लास, हम टीचर को ये ध्यान रखना होगा, और ध्यान रखते हैं लोग कि हम 9 क्लास में गए हैं तो हम स्टार्ट कोई भी चैप्टर करने जा रहे हैं तो 0 से करें जी। हम ये समझे कि 9 क्लास का बच्चा नहीं है, ये बिल्कुल 6 क्लास का बच्चा है, कुछ नहीं आता इसको। केवल हम जो कह रहे हैं वो सुन लेगा और समझ बस वो सीख जाएगा। क्योंकि बीच की कड़ी जो है ना वो उसका छुटा हुआ है किसी भी कारण से। कारण पे नहीं जाएंगे, बहुत सारा कारण होता है, बीमार पड़ सकता है, नहीं गया हो, स्कूल नहीं गया होगा, पढ़ाई नहीं किया, गलत संगति हो गई, बहुत सारी बातें हैं, कुछ भी हो सकता है। हमको उस पर सोचने की जरूरत नहीं है। हम ये सोचते हैं कि हम 0 से शुरू करें ताकि ये बच्चा सीख जाए, और सीख जाता है। मैक्सिमम बच्चे सीख जाते हैं। जी, बच्चों के जीवन में, पढ़ाई के जीवन में, एजुकेशनल लाइफ में एक्टिविटीज और प्रैक्टिकल का कितना रोल है आपको? बहुत बड़ी भूमिका है। जैसे कोई भी चीज आप देखते होंगे कि जैसे फिल्म देखने के लिए गए, आज से 15 साल पहले भी जो फिल्म देखे होंगे वो आपको याद होगा। एक बार थोड़ा सा रिवाइव कर दिया जाएगा तो आप याद कर लेंगे, लेकिन 15 साल पहले जिस मित्र से कोई बात किए होंगे तो वो बात याद नहीं होगी। क्या क्या बात किए थे, नहीं याद। यही रीजन है, यही कारण है। एक्टिविटी में इंटरेस्ट एक्टिविटी में तो एक्टिविटी कराने के पीछे एक मकसद यही होता है। सामने वो देखा, हम लोग जब पढ़ते थे उस जमाने में बहुत सारी व्यवस्थाएं नहीं थी, हम लोग नहीं देख पाते थे, लेकिन अब तो 3D व्यवस्था है आपके पास, बिल्कुल सारे क्लास में लगा हुआ है, LED स्क्रीन लगा हुआ है, स्मार्ट क्लास का लगा हुआ है, सारा कुछ है। सब बच्चे देख लेते हैं कि ये कैसा था। जैसे हिस्ट्री में पढ़ना हो तो बहुत सारी चीजें, बहुत सारे पुराने औजार होते थे जो आज तक देखने को, अभी बच्चों को देखने को नहीं मिलता, उसमें बजाते लिखा हुआ है। अब तुरंत यहाँ से बैठे बैठे मोहनजोदाड़ो की सैर कर सकते हैं, हड़प्पन संस्कृति देख सकते हैं। और सबसे बड़ी बात है ना जिसपे हम लोग अच्छा करते हैं वो है एक्सरसाइज, प्रैक्टिस। क्योंकि किसी ने कहा है प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। तो हम इसको 100% अक्षरशः उतारते हैं सभी बच्चों पे। जैसे बताया ना आपको कि शब्दार्थ लिखना है, क्यों लिखना है? 10 बार 5 बार 20 बार लिखो ना, लिखते याद हो जाएगा। लिख करके याद, बिल्कुल लिखिएगा। आप कहीं लिखेंगे तो गलत नहीं लिखेंगे, पढ़ेंगे तो शुद्ध पढ़ेंगे।
हमने उनका अभी 12th फेल जो मनोज शर्मा थे जो IAS बने हैं, तो उनका साक्षात्कार हो रहा था, तो वो बोले कि कम से कम 20 पेज प्रतिदिन लिखो। 20 पेज प्रतिदिन लिखो। दुनिया में ऐसा कोई भी चीज नहीं है जो आपको नहीं मिलेगा, और सही बात है। तो हम लोग प्रयास करते हैं लिखो, बच्चे लिखते भी हमारे हैं। हाँ सही बात है परी, जैसे संडे के दिन वो जो असाइनमेंट होता है, हाँ, एक चैप्टर का 3 किताब का बच्चा क्वेश्चन बना लिया, पूरा बना लिया, NCERT बना लिया, स्मार्ट क्लास में क्वेश्चन है वो भी बना लिया, और मात्र 3 से 4 घंटा। हाँ, उसके बाद चूंकि किया हुआ होता है ना, एक्सरसाइज करने की हम लोगों के यहाँ बच्चों की आदत हो जाती है। जैसे दिन भर में 300-400 प्रश्न बनाने का उनको आदत है। आप 300-400 प्रश्न देंगे, इजी वे में बना करके आपको दे देंगे। हाँ, बनाए। कुछ लोग बोलते हैं कि हो सकता है कि दूसरे नोटबुक से लिख करके लिख लेते, लिख लो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। 5 बार लिखेगा फिर भी उसको याद हो जाएगा। हमारा मकसद है किसी भी कंडीशन में उसको जो हम पढ़ाए हैं उसको याद हो जाए, समझे। जहां दिक्कत है वो आकर के फिर पूछे, बार बार पूछे, 10 बार पूछे। पूछने के लिए प्रेरित करते रहते हैं हम लोग। पूछता है बच्चा, अच्छा कर रहे, और सभी बच्चे अच्छा करेंगे, लगे हुए हैं। और क्या चाह रहे हैं पिताजी? अब एक एक बच्चा के माता पिता जिस विजन के साथ यहाँ भेजे हैं उनको दे दें, बाकी दूसरी कोई इच्छा नहीं है। आपको क्या लगता है कि क्या अभी के डेट में, अगर आज की बात करें तो आज के डेट में आपको क्या लग रहा है जहाँ पे हमको, आपको या फिर इंस्टीट्यूट को कहाँ और कुछ ऐसी चीजें हैं जहां पर और कुछ सुधार कर लेना चाहिए तो और बढ़िया और जल्दी होगा, ऐसा कुछ? एक्सरसाइज पर विशेष ध्यान देने की जरूरत है, ठीक है। बाकी सब ठीक ठाक है। एक्सरसाइज मैक्सिमम एक्सरसाइज कराया जाए, मैक्सिमम एक्सरसाइज कराया जाए। हर हाल में उसको पॉजिटिविटी लाया जाए, उसके अंदर नेगेटिविटी नहीं जाए। यदि कोई बच्चा का नंबर कम आया है उसको मारपीट डांट फटकार दिस दैट करने के लिए, डिमोनिएट करने की जरूरत नहीं है। आप उससे पूछिए समस्या कहाँ है। जैसे पहले हम भी पिटाई उटाई करते थे तो छोड़ दिए लगभग, बोले नहीं इसकी जरूरत नहीं है। अब बुला करके पूछते हैं, बोलो दिक्कत क्या है, कहाँ समस्या है? सर ये चैप्टर समझ में नहीं आया। मैं जानता हूं तो मैं खुद बैठा करके बता देता हूं, नहीं तो कंसर्निंग पर्सन के पास भेज देते हैं कि आप जाइए, आपके फलाने टीचर हैं, आप उनसे बात कर लीजिए। उनसे बोल देता हूं कि देखिए इस बच्चे को यह समस्या, आप इसको देख लीजिए, और वो ठीक हो जाता है। इससे बच्चे जो हैं वो कई बार ऐसा होता है कि कुछ परेशानी उनकी होती है, वो बता नहीं पाते हैं और कुछ कारणवश नंबर कम उनको आता है, ठीक है। और उस क्रम में शिक्षक जो होते हैं क्लास में वो कई बार उसको जज कर लेते हैं केवल उसके नंबर पे बेस पे। आपको ये चीज सही लगता है? ना, ये गलत बात है। नंबर के बेस पर कैसे जज कर लेंगे? हो सकता है उस समय उसका माइंड उस समय नहीं ठीक, उस समय वहां नहीं था जब आप पढ़ा रहे थे, आप उसको इंटरेस्ट नहीं जगा पाए। यदि कोई विद्यार्थी नहीं पढ़ा तो बेटा एकदम एक लाइन में इस बात को समझिए कि यदि कोई विद्यार्थी नहीं पढ़ रहा है तो उसमें दोषी 100% शिक्षक है, विद्यार्थी दोषी नहीं है। एक ही कंडीशन में विद्यार्थी दोषी है, यदि उसका दिमाग नहीं है उसके पास, नहीं तो दोषी शिक्षक है। इसको लोग माने या नहीं माने, मैं मानता हूं। सही बात। जैसे लोग कहते भी हैं कि जो कोई विद्यार्थी नहीं पढ़ना चाहता है तो शिक्षक के अंदर कैसे नहीं पढ़ना चाहता है कि उसको मोटिवेट कर ले, बिल्कुल भाई पढ़ो, तुम्हारे लिए वो पढ़ने के लिए ही धरती पर जन्म लिया है। बिल्कुल, पहला मकसद उसका पढ़ाई ही है। सब चीज का उम्र बांटा हुआ है ना। जैसे 5 साल तक के बच्चों को, अब तो खैर 3.5 साल के बच्चों को पढ़ाया जा रहा है, दूसरी चीज है, लेकिन 5 साल तक के बच्चों को खेल कूद, बच्चों को माता पिता का दुलार प्यार मिलना चाहिए, भरपूर प्यार तो जिंदगी भर मिलना चाहिए, वो दूसरी बात है, लेकिन उसका एक सीमा बनाया हुआ है। बहुत ज्यादा उस अवधि में प्यार ही मिलना चाहिए, उस अवधि में थप्पड़ नहीं मिलना चाहिए, उस अवधि में सिर्फ दुलार प्यार मिलना चाहिए 5 साल तक के बच्चों को। 5 साल के बाद वो स्कूल जा रहा है तो पढ़ाई लिखाई कर रहा है, तो उस समय उसको शिक्षा मिलनी चाहिए किसी भी कंडीशन में, चाहे वो जिस स्थिति में हो, जैसे भी हो। जो जिस लेवल के गार्जियन होते हैं अपने अपने अकॉर्डिंग व्यवस्था करते हैं, और हमारा उद्देश्य है कि हमारे पास जो बच्चियां हैं और जिस उद्देश्य के साथ माता पिता हमारे पास भेजे हैं, हम अक्षरशः उनको दें, और देने का प्रयास करते हैं कि हम उनको दें और देते हैं। और हमारे पेरेंट्स खुश हैं, कहीं से कोई दिक्कत नहीं है, और बैठे रहते हैं यदि किसी को कोई प्रॉब्लम है उसके सोल्यूशन के लिए। और हम लोग पूरा, हमारा टीम, हम लोग बैठ करके बिल्कुल अपने आप को निछावर कर दिए हैं अपने विद्यार्थियों के लिए कि नहीं भाई, आपकी जो भी समस्या है उसको समाधान करने के लिए मैं और मेरा पूरा विद्यालय परिवार लगा हुआ है, कहीं से नहीं पीछे हटेंगे।
कि नहीं हम ये नहीं कर सकते। एक ही कंडीशन है पीछे हटने का, बिल्कुल, कि जब उसका दिमाग ठीक नहीं, मंद बुद्धि का विद्यार्थी है, तब हम उसको कुछ नहीं कर पाएंगे। लेकिन थोड़ा सा भी उसके अंदर पढ़ने की चाहत यदि है तो नहीं पढ़ेगा, ऐसा हो नहीं सकता है, पढ़ेगा। चाहत जगाने का काम चाहत जगाने का काम शिक्षक को करना चाहिए, शिक्षक का ही काम है। जैसे पढ़ना कौन चाहता है? कोई नहीं चाहता है, कितने मेहनत कौन प्रतिशत करना चाहता है? सारे बच्चे तो तथागत तुलसी नहीं है। बिल्कुल। तो तथागत तुलसी अपवाद है ना जी, अपवाद की बात क्यों करें? उदाहरण के तौर पर देखिए तो मैक्सिमम बच्चे, मैक्सिमम कोई नहीं पढ़ना चाहते, पढ़ाई छोड़कर बाकी सभी चीजों में उनकी इच्छा होती है करने की, पढ़ने की इच्छा नहीं होती है। हमारा काम है कि हम उसके अंदर ये जागृति पैदा कर दें कि वो पढ़े। क्यों पढ़े? जैसे बच्चा कुछ कुछ बोलता है, ऐसा उदंड प्रवृत्ति के जो बच्चे, कुछ बच्चे आ जाते हैं, तो वो क्या करेंगे पढ़कर? उस समाज में अपने आप को स्थापित करने के लिए बेटा आपको पढ़ने की जरूरत है, ये बोला जाता है। और वो पढ़ता है, अच्छा करता है, पढ़ लेता है। और हमको लगता है कि एक एक बच्चा पढ़ेगा, ऐसा कोई बच्चा नहीं होगा जो नहीं पढ़ेगा, सभी विद्यार्थी पढ़ेंगे। से शिक्षकों का चुनाव हमेशा आपके थ्रू होकर के गया। इंटरव्यू लोग लेते हैं, फिर आपको बताते हैं क्या आता है क्या नहीं आता है, कहाँ कहाँ दिक्कत परेशानी है, लेकिन 10 मिनट में ऐसा क्या देख लेते हैं आपकी, आपको बेहतर शिक्षक मिल जाते हैं? और इतना प्रेम कैसे हो जाता है इनको अचानक से विद्यालय से? विद्यालय से प्रेम होने के पीछे रीजन है कि शिक्षक जो वर्ग है ना, इनको मान सम्मान चाहिए। वो शिक्षक हमारे नौकर नहीं है। निदेशक को ये समझना चाहिए कि ये आपके एसेट हैं, ना कि कोई लायबिलिटीज है। तो हम अपने शिक्षकों को अपना एसेट समझते हैं, हम उनके सुख में दुख में हर चीज में उनके साथ हैं। शिक्षक ही नहीं है, हमारे यहाँ जितने भी कर्मचारी हैं, जैसे ये आपको नॉन टीचिंग स्टाफ हैं, स्टाफ किसी भी तरह का, कोई भी जितने भी अपने यहाँ कार्यरत कर्मचारी हैं, सभी लोग, हम सभी के सुख दुख में शामिल हैं। ये हमारा कर्तव्य बनता है। हमको लगता है कि नहीं, इसका तकलीफ मेरा तकलीफ है। यदि किसी को कोई तकलीफ है तो भाई वो तकलीफ में नहीं रहे, बोलिए क्या हम करें कि आप सुखी रहेंगे। और मैं प्रयास करता हूँ, और यही कारण है कि लोग विद्यालय से प्रेम करते हैं। यहाँ से जाने के बाद भी फोन करते हैं, सर कैसा चल रहा है, कोई दिक्कत तो नहीं सर, हमारी जरूरत तो नहीं है, कभी छुट्टी है हम आ जाएं सर क्या। जैसे हमारे एक सुजीत कुमार जायसवाल थे, बेचारे हिंदी के शिक्षक, उनका गवर्नमेंट में हो गया तो वो चले गए। अभी परसों फोन किए थे कि सर गर्मी की छुट्टी कब हो रही है। बोले कि अभी तक तो हम लोग नहीं किए हैं, सरकार का जब आदेश आएगा तो हम लोग गर्मी की छुट्टी करेंगे। बोले कि सर जब हम लोगों की छुट्टी हो जाएगी तो हम आ सकते हैं। बोले कि स्वागत है आपका, आ जाइए। तो बताइए ऐसा होता है, जबकि वो चले गए, कोई मतलब नहीं, फिर भी आने के लिए तैयार है। बोले कि सर आएंगे, खाली समय रहेगा तो हम घर पर बैठ कर क्या करेंगे सर, स्कूल आ जाएंगे। कि वेलकम, आइए। तो मकसद होता है शिक्षक को आदर चाहिए, मान सम्मान चाहिए। शिक्षक को पैसा देने के लिए कि धरती पर कोई जन्म नहीं लिया है कि उनको उनके बदले, काम के बदले कोई पैसा दे देगा। पारिश्रमिक देना अलग चीज होता है। उनको जो पैसा दिया जाता है ना, वो परिवार को भरण पोषण करने के लिए दिया जाता है, न कि जो वो शिक्षा दे रहे हैं उसके बदले कोई उनको दे सकता है। असंभव है, ये नहीं संभव है। इंटरव्यूज जब होते हैं तो कई लोग खुश नहीं होते हैं। हमारे यहाँ के इंटरव्यू से ऐसा देखा है हमने। कुछ लोग तो बहुत प्रसन्न है कि हाँ भाई हम शिक्षक हैं, आप पूछ रहे हैं हमसे, लेकिन कुछ लोगों को तकलीफ है कि इतना सवाल क्यों पूछते हैं। उसके बाद क्यों नहीं पूछा जाए इतना सवाल? हम कैसे जाने कि आप हमारे विद्यालय में हमारे बच्चों को अच्छा करने में सहयोग कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। जैसे डिग्रियां तो बहुत सारे लोगों के पास है ना, तो डिग्री से मेरा क्या मतलब है। जैसे हमारा सबसे बड़ा चाहत ये होता है शिक्षकों के साथ कि आप अपने जैसे कितने को बना सकते हैं। बिल्कुल, आपके पास विद्या रहेगा तब तो अपने जैसा बनाएंगे। आपके पास विद्या नहीं है तो कैसे करेंगे? हमको तो विद्या चाहिए। आपकी डिग्री से हमको क्या लेना देना? आप पीएचडी होल्डर हैं, अच्छी बात है, आप डॉक्टर फलाना रखिए, हमको कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत यह है कि आप कितने को डॉक्टर बनाए। बिल्कुल, आप कितने के पास डिग्री है, हमको कुछ से कोई लेना देना नहीं। जैसे आप एज ए चेयरमैन कैसे शिक्षक चाहते हैं? जैसे कौन है जिसको देख करके आपको लगता है, नाम मत बताइए आप उनके गुण बताइए, या फिर ये पॉडकास्ट भी हम लोग कर रहे हैं, बहुत सारे शिक्षक लोग भी देखेंगे, हम भी चाहते हैं कि बेहतर शिक्षक हमसे जुड़े। तो ये सवाल मेरा सिर्फ इसलिए है कि अगर कोई शिक्षक देख रहे हैं और उनमें ये गुण हो जो आप चाहते हैं,
तो हमारे साथ आए और बच्चों को और बेहतर संवारें। सीधा सीधा यहाँ कॉन्सेप्ट है कि हमारी चाहत है कि एक एक बच्चों को आप सिखाएं जी और उनको टच करके सिखाएं। जी मतलब एक एक बच्चों को टच करना, जी इसका सीधा सीधा मतलब है कि एक एक बच्चा को आप जानिए, जी। और यदि नहीं जान रहे हैं तो आप एक अच्छे शिक्षक नहीं है। मतलब आपकी जिम्मेदारी के जितने जो भी आप हैं, जैसे मान लीजिए कि आप 9-10 को पढ़ा रहे हैं, कोई टीचर 11-12 को पढ़ा रहे हैं, तो 11-12 में जो जिस क्लास में भी आप जाएं, नाम रखने की जरूरत नहीं, मतलब किसी भी क्लास में आप जाएं, नर्सरी से लेकर के +2 तक में जहां कहीं भी आप जा रहे हैं और जो सब्जेक्ट आप पढ़ा रहे हैं, आपको जानना चाहिए कि आपका बच्चा कौन सा कहाँ चीज वो नहीं समझ रहा है और कहाँ समझ रहा है, और उसको हमको कहाँ से शुरू करना चाहिए। जब तक एक एक बच्चा को आप नहीं जानेंगे तब तक आप नहीं पढ़ा पाएंगे। और नहीं तो भाषण देंगे, पढ़ाएंगे, स्पीच दिए, चले गए और लिख भी लिया, सीखेगा नहीं। तो मेरी चाहत ये होती है कि नहीं, आप एक एक बच्चों को जाने। जैसे कई हमारे शिक्षक हैं जो हमारी बात को भली भांति अच्छी तरह समझते हैं, वो वैसा ही करते हैं। 90% तो वैसे ही, बिल्कुल। 10% जो है वो बदल दिए जाएंगे, तो बदल जाएंगे। यदि उस तरह के नहीं होंगे तो वो बदलेंगे। परिवर्तन संसार का नियम है। हम जो चाहते हैं उसके अकॉर्डिंग यदि आप नहीं करेंगे तो हम आपके बड़ी अल्टरनेट व्यवस्था करेंगे। बिल्कुल। जैसे गार्जियन हमारे यहाँ भेजे हैं बच्चों को और हम उनके अनुरूप खड़ा नहीं होंगे तो वो भी बदल देंगे। हाँ, बिल्कुल बदल देंगे। नहीं बदलेंगे, एकदम बदलेंगे। जैसे हमारे यहाँ भेजे हैं कि हमारा बच्चा अच्छा करेगा, और यदि उनका बच्चा अच्छा नहीं करेगा तो उनको विद्यालय बदलने में कितनी देर लगेगी? नहीं, 2 मिनट भी नहीं, 2 मिनट लगेगा, अपना बदल देंगे विद्यालय। चलो भाई, आज से यहाँ नहीं जाना है, दूसरे जगह जाएंगे। वही व्यवस्था इधर है। हम जो चाह रहे हैं यदि आप वो नहीं पूरा करेंगे, आप अपना रास्ते, हम अपने रास्ते। बिल्कुल। क्योंकि हमारा 100% सिलेबस लिखा हुआ है। बिल्कुल। और हम अपने शिक्षकों से ही चाहते हैं, और हमारे शिक्षक कर भी रहे हैं, अक्षरशः फॉलो कर रहे हैं। जो सिलेबस में लिखा हुआ है उसके आगे पीछे इधर उधर ऊपर नीचे जाने की जरूरत नहीं है। अक्षरशः सिलेबस को फॉलो कीजिए। बिल्कुल। बहुत सारे बड़े बड़े पढ़े लिखे लोगों ने भाई एक एनसीईआरटी की बुक 20-20 लोग मिलकर लिखे हैं। आप उतना पढ़ा दीजिए, बहुत है, बहुत है, बहुत है। एक बच्चा अच्छा करेगा, इसकी गारंटी है। अभी मेंस का जो टॉपर है बच्चा, उसने भी कहा कि हम केवल कंप्लीट एनसीईआरटी पढ़े हैं, कंप्लीट एनसीईआरटी पढ़े हैं, कंप्लीट एनसीईआरटी से बढ़ करके इस भारतवर्ष में कोई दूसरी पुस्तक नहीं है, जहां तक मैं जानता हूँ। हो सकता है हो और लोगों के नजर में, यदि मेरे नजर से पूछा जाए, जैसे सिया के राम आप दिखाते हैं, तो सिया के दृष्टि में राम कैसे थे, उसमें वो दिखलाया गया है। और पहले जो रामायण चलता था उसमें रामानंद सागर जी का बनाया हुआ है, वो वाल्मीकि रामायण के अकॉर्डिंग बनाए हैं, जैसा वो बना। लेकिन सिया के राम में सिया के दृष्टि में राम कैसे हैं, तो हमारे दृष्टि में क्या है वो मैं बता रहा हूं कि एनसीईआरटी से बढ़ करके कोई पुस्तक नहीं है। हम क्लास 1 से लेकर के +2 तक कंप्लीट एनसीईआरटी रखे हैं, और हमारा प्रयास है कि एनसीईआरटी का एक एक अक्षर बच्चा जाने। एनसीईआरटी की विशेषता है बेटा कि यदि आप उसको 50 बार पढ़ेंगे तो 50 बार आपको नई चीजें मिलेंगी। पढ़ी, मैं तो पढ़ते ही रहता हूं, जब मुझे फुर्सत मिलता है मेरे टेबल पे भरा हुआ रहता है। आप ही के टेबल पे रखा हुआ देख करके हम उसका प्रीफेस जो होता है, आलेख, हम वो पढ़ना चालू किए थे कि आखिर एनसीईआरटी क्या चाहते। जैसे बहुत सारे ऐसी जगह क्रिएटिविटी चाहती है, वो लिख रहा है कि आप बच्चों को एक 4 दीवारी में कैद करके रखिएगा तो बच्चा जो भविष्य चाहता है भारत नहीं बनेगा। उसको आप बाहर ग्राउंड में लेकर के जाइए, आप उसके सामने एक्टिंग करके दिखाइए, रोइए, गाइए, कूदिए, उछलिए। अब देखिए ना, जैसे कि मैथमेटिक्स में पढ़ने की बात है, वो 10 क्लास में पढ़ना है हाइट एंड डिस्टेंस जी। तो अब हाइट एंड डिस्टेंस आप यहाँ भाषण देते रह जाएंगे, नहीं सीखेगा। हाइट एंड डिस्टेंस के लिए आप फील्ड में जाइए, कुछ नहीं, आपके पास एक बांस ले लीजिए, बिल्कुल खड़ा कीजिए और दिखाइए कैसे उसके डिस्टेंस कहाँ जा रहा है और हाइट क्या है और क्या उसका छाया कहाँ बन रही है, तब वो समझेगा। प्रैक्टिकली जब देखे, बिल्कुल हमारे यहाँ करते हैं लोग, आप देखिए जब कराए कराते व्यक्ति एकदम कराते हैं, एकदम कराते हैं। कंसेप्चुअल एजुकेशन हम सबसे उत्तम क्वालिटी का एजुकेशन मानते हैं, और इसी के लिए प्रयासरत है, हम प्रयासरत हैं, सब लोग लगे हुए हैं कि बच्चों को कॉन्सेप्ट दिया जाए और बार बार काम कराया जाए। मूल रहस्य यही है, बार बार काम कराएं। बहुत गार्जियंस भी बने कंप्लेंट करते हैं कि सर इतना लिखवाने का क्या मतलब है, ये कि आपको बाद में समझ में आएगी, अभी नहीं समझेंगे, इसको लिखने दीजिए।
आप हमारे पास भेजें तो कुछ मेरी बात मानिए। बिल्कुल लिखते हैं। पिछला बार जो 10th के बच्चे थे, कोई एक आध गार्जियन हमारे पास बोले कि वहाँ नहीं लिखता ही है, फिर इसको फेयर करने का क्या मतलब, एक ही बार लिख लेगा तो क्या दिक्कत है। बोले कि रिजल्ट बताएगा, फेयर करने का क्या मतलब है। अब मिलेगा रिजल्ट अभी थोड़ी दिन बाद, 4-10 कल या परसों में भी आ सकता है, 4 दिन में रिजल्ट आएगा, पता चलेगा कि लिखने का क्या मतलब होता है, इतने सारे टेस्ट का क्या मतलब होता है। तो समय बताएगा, और बताया है समय। आपके यहाँ 40% बच्चे 90+ गए हैं पिछले बार। क्यों गए? ड्यू टू एक्सरसाइज के बदौलत। सही बात है भाई। जिस विद्यालय का सबसे कमजोर बच्चा, लोग अपना मतलब छोटी लोगों की बात हटाते हैं, मतलब जो हमारा सबसे कमजोर, जिसपे शायद हमारी मेहनत कहीं कमी रह गई थी, वो भी हमारा 74%। जो सबसे खराब था बच्चा, सबसे कमजोर था, सबसे कमजोर बच्चा जो था, वो भी 74%। हाँ, आप जो बोले ना कि यदि उस बच्चे का एडमिशन हम नहीं लेते तो क्या होता बेचारे का, एडमिशन तो उसका कोई नहीं लेता, हम लिए 74% पे पहुंचाए। अब ये नहीं बोल रहा कि मैं पहुंचा दिया, ठीक है, वो बच्चा भी मेहनत किया है, एकदम मेहनत किया है तभी पहुंचा है, लेकिन मेहनत करने के कड़ी में कहीं ना कहीं हम लोग हैं, पूरे लोग हैं। 100% है भाई। जैसे जब उसको मतलब केवल उसको पढ़ने आ रहा था, उसको कोई कंसेप्ट नहीं पता था, क्लास 9th में एडमिशन लिए हुए बच्चे को ये सब कुछ बताना। अभी 1-2 चीज परिवर्तन हुआ है अभी समय में। अभी कोई बच्चा जब 10th का एग्जाम क्रैक करता है ना, जब वो पास करता है, जब बढ़िया मार्क्स लाता है, तो पेरेंट्स उससे पूछने लगते हैं बेटा क्या बढ़िया होगा। अरे वो बच्चा यदि बढ़िया मार्क्स लाया है तो वो सिर्फ उसका नहीं है, वो SRS का है। बच्चा मेहनत किया है, कराया कौन? बिल्कुल। साथ साथ उसके साथ कदम में कदम मिला करके चला है, तब जाकर के वो उतना बढ़िया मार्क्स लाया है। बिल्कुल। तो आपको विद्यालय को समझना पड़ेगा, विद्यालय आपके लिए है और सिर्फ आपके लिए। जैसे यही तो जी अंतर है कि जैसे जब आप बात करते हैं कि शिक्षा के साथ संस्कार क्यों जरूरी है, तो संस्कार आपको कृतज्ञ बनाते हैं, तो और अभी असंस्कारी व्यक्ति कृतज्ञ होते हैं। गैर संस्कारी तो कृतज्ञ होंगे ना। बिल्कुल। तो कृतज्ञता दिखाना तो बहुत बड़ी बात है ना, मामूली लोगों के बस की बात ही नहीं। खैर, जैसे कि आपको एक बार हम बताए थे कि एक ऋषि गंगा जी में स्नान कर रहे थे और एक बिच्छू जो है वो उसमें डूब रहा था, तो ऋषि महोदय जब उसको उठाते थे तो उसको डंक मार देता था। बाकी शिष्य लोग बाहर थे, बोले कि गुरुदेव छोड़ दीजिए। बोले कि जब ये जानवर अपनी प्रवृत्ति नहीं छोड़ सकता है तो मैं इंसान होकर के अपनी प्रवृत्ति कैसे छोड़ दूं। तो लोगों को जो करना है करें, हम अपना काम करते रहेंगे और निरंतर करते रहेंगे, लगातार करते रहेंगे। चलिए, तो इसी कड़ी में जी इस पॉडकास्ट को भी एंड करते हैं पंक्ति के साथ कि करत करत अभ्यास से जड़ुमती हो तो सुजान, रसरी आवत जाते हैं सिल पर पड़त निशान, और वो पड़ेगा, इसमें कोई संदेह नहीं। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद जी, बहुत बहुत धन्यवाद हम अपने दर्शकों का करते हैं हमारे साथ जुड़ने के लिए। धन्यवाद, प्रणाम।